आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। बीपीएससी मेंस परीक्षा में निबंध पेपर में सेक्शन 3 में बिहार के आंचलिक कहावतों पर निबंध पूछा जाता है। तो हम आज इसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं एक मुहावरा के संदर्भ में कि इसको हम लिखने का कैसे प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि निबंध का पेपर है तो बिना बंधे हुए आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। एक संक्षिप्त में मैंने आइडिया देने की कोशिश की है। हो सकता है कि आप निबंध लिखे तो दिए गए वीडियो में जो कंटेंट है उससे बेहतर निबंध लिख देंगे, तो कोशिश भी करना है आपको। और थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक बुक की जो ये जो जहाँ से मैंने उठाया है इस सोर्स से संबंधित इस कहावत से संबंधित मैं आपको एक सोर्स दे दूंगा। यानी कि उस पेज को मैं फोटो खींच करके भेज दूंगा व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, जिसमें आप लोग जुड़े भी हैं। तो निबंध को आप अच्छे से वहीं से समझ करके लिखने का भी प्रयास करेंगे। मैंने उसको नहीं लिया है क्योंकि वो एक बुक का आंसर है। हम लोग इसमें दूसरे तरीके से समझने वाले हैं। देखिए, ये जो कहावत है या मुहावरा है, गोदी में लड़ी का भर गांव ढिंढोरा, तो इसको समझने का प्रयास करिए। क्योंकि आप लोग बीपीएससी मेंस जब देंगे तो जैसे ही सेक्शन 3 में प्रवेश करेंगे तो बिहार के आंचलिक भाषाओं से संबंधित उसमें निबंध लिखने को मिलेगा। हो सकता है कि अ, ये मुहावरा या फिर जो कहावत है उसका आप सरल भाषा में अर्थ जानते भी हों, और कई बार ऐसा हो कि अर्थ ना भी जानते हो। तो जब आप अर्थ नहीं जानेंगे तो कोशिश कीजिएगा किसी तरीके से उसको थोड़ा थोड़ा छोटा या शब्दों के माध्यम से किसी भी तरीके से कुछ अर्थ निकाल लें। अर्थ नहीं निकलेगा तो फिर लिखने में बहुत दिक्कत आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि किस टॉपिक पे हम लिखेंगे। तो बेहतर होगा कि 100 150 जो भी कहीं पे वन लाइनर आपको मुहावरा मिल जाए तो उसके अर्थ को सबसे पहले समझ लेंगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ 10 ही टॉपिक निबंध का आंचलिक भाषा में पढ़ करके गए हैं और विस्तार को पढ़ करके गए नहीं। आप लोग 150 मतलब जो भी आपको मिल जाए ना कहीं से भी उसके अर्थ को पहले समझते रहिएगा। और हो सकता है कि आपको सारे निबंध में या मुहावरे पे आप आंसर ना पढ़ें, लेकिन अर्थ जानते रहेंगे तो एग्जामिनेशन में आपका हाथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि मैंने लिखना शुरू कर दिया है। तो गोदी में लड़ी का गांव भर ठिठुरा, इसमें हम भूमिका लिखेंगे सबसे पहले। संक्षिप्त में मैं देखता हूँ, आपको बता देता हूँ कि इसको लिखने का क्या पैटर्न हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि निबंध में भी भूमिका लिखी जा सकती है। अब इस भूमिका में आपको क्या करना है कि जो मुहावरा है, जो भी कहावत आपको दिया रहेगा, उस कहावत का सबसे पहले अर्थ बता देंगे। अर्थ बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद भावार्थ बताइए। देखिए, अर्थ और भावार्थ में अंतर है। आप एक शब्द में अर्थ बता सकते हैं, कुछ आपको लगे तो थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, कुछ शब्दों में आप उसको बढ़ा सकते हैं। भावार्थ का मतलब होता है कि उस अर्थ के भाव को बताना है कि किस संदर्भ में वो कहावत सार्थक होगा। इसमें आप कुछ उदाहरण भी देकर के आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। अर्थ और भावार्थ जो है अगर आप करेंगे तो एक पेज आपका ऐसे ही भर जाएगा। तो अच्छे से आप लिखेंगे तो भूमिका बहुत शानदार लिखी जा सकती है। तो आप इसको अच्छे से लिखिएगा। और कुछ उदाहरण जो समकालीन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उदाहरण होगा अगर आप उसको देते हैं तो और भी ज्यादा प्रासंगिक आपका इससे हो जाता है। अब देखिए, सेकंड पैरा जब स्टार्ट करेंगे या इसके अगले हिस्से को आप लिखने जाएंगे तो जो कहावत पूछी गई है उस कहावत के बारे में आपको व्याख्या देनी पड़ेगी कि वो जो कहावत है वो आज के संदर्भ में कैसे प्रासंगिक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि जिनको लिखने का आइडिया नहीं होता है वो निबंध लिखेंगे तो लिखने के साथ ही इसकी प्रासंगिकता से स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि उनका जो निबंध है वो 2 ही पेज में खत्म हो जाता है, 200 300 शब्दों में खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि भूमिका जब लिखेंगे यानी कि अर्थ भावार्थ लिखने के बाद आप उस कहावत की वर्तमान प्रासंगिकता जरूर बताएंगे। ठीक है। तो जैसे ही प्रासंगिकता बताएंगे तो आपको इसमें अलग अलग आयाम उभरते दिखाई दे सकते हैं कि इस कहावत का वर्तमान समय में सबसे पहला तो हो जाता है कि लोकल लेवल पे स्थानीय प्रासंगिकता क्या होगी, चूंकि आंचलिक है ना। अब जैसे आंचलिक मुहावरा दिया गया है, अब मान लीजिए कि अब मुझे नहीं पता कि ये भोजपुरी है, मैथिली है या हिंदी है, ये आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि जिस मैगजीन को मैंने आधार बनाया है उसका सोर्स मैं आपको तुरंत भेजूंगा, तो उस मैगजीन से आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो अब ये मैं गेस कर पाने में असमर्थ हूँ कि ये भोजपुरी है या मैथिली है, लेकिन आप लोग कम से कम ये तो जानते होंगे कि ये बिहार के आंचलिक टॉपिक से ही निबंध पूछा गया है। तो उसकी स्थानीय प्रासंगिकता क्या होगी। देखिए, प्रासंगिकता में भी आप लोग क्या गलती करते हैं कि सीधा पहले वर्ल्ड वाइड आप प्रासंगिकता प्रासंगिकता लेना शुरू कर देते हैं।
तो ऐसा नहीं करना है, पहले उसकी जो स्थानीय लोकल लेवल पे क्या महत्व होगा उसको देखना है। ठीक है, हो सकता है कि आप इसको परिवार से भी स्टार्ट कर सकते हैं, समाज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या अपने गांव से भी स्टार्ट कर सकते हैं ना। तो ये आप सबसे पहले स्थानीय दीजिएगा। उसके बाद देखिए कि उसका जो महत्व है, क्योंकि इसी में सामाजिक भी लिख दीजिएगा, है ना, स्थानीय हो जाए सामाजिक हो जाए। उसके बाद देखें तो उसका जो राजनीतिक महत्व क्या है, वो जो कहावत दिया गया है उसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कैसे प्रासंगिकता सिद्ध हो सकती है, उसका आर्थिक संदर्भ में क्या प्रासंगिकता सिद्ध हो सकता है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। ऐतिहासिक का भी वर्णन कर सकते हैं, सांस्कृतिक का भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इतने पॉइंट को समझेंगे, अलग अलग आयाम लिखेंगे, तो आपका फिर आगे हाथ चलते ही जाएगा। तो देखिए, अगर आप सब हेडिंग लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये जो पैराग्राफ आप लिख रहे हैं उसमें क्या होने वाला है। तो एक शब्द या दो शब्द में भी आपके लिखे हुए को समझ सकता है, और कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप सब हेडिंग जरूर लिखेंगे, सब हेडिंग लिखते जाएंगे, यानी कि उसकी स्थानीय प्रासंगिकता, उसके बाद सामाजिक भी लिख देंगे, उसके बाद फिर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या ऐतिहासिक, कुछ भी हो आप लोग उसको लिखते चलेंगे। ठीक है, अब जैसे ही आप उसके संदर्भों को बता देंगे, तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा कि आप उससे संबंधित कुछ चुनौतियां अगर निकल करके आती हैं, मान लीजिए चुनौतियां, है ना, या फिर उसका समाधान, जैसे चुनौती निकलेगा तो समाधान भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप इसको और बढ़ा सकते हैं और अलग अलग डायमेंशन पे लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ। पहले पहले आपको क्या करना है कि उस टॉपिक के विषय को समझ लेना है, उसको अलग अलग संदर्भों से जोड़ देना है, अलग अलग क्षेत्रों में उसको लागू करी, चाहे शिक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, उन सब में जोड़िए। ठीक है, और इस जब भी आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक हो और संतुलित हो। और ये भी याद रखेंगे कि उसमें अगर आप भावनात्मक रूप से लेख लिखते हैं तो उसमें तार्किक पक्षों को भी जरूर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए महिला सशक्तिकरण पे जो आप निबंध लिखते हैं उसमें भावनात्मक भावनात्मक बातें ज्यादा लिखी होती है बजाय तार्किक। उस पर भी मैं बताऊंगा एक दिन कि कैसे उसको सही करना है। उसके बाद निबंध को कम से कम 6-7 उपखंड में सब मतलब हेडिंग देते हुए विभाजित कर दीजिएगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा महत्व दीजिएगा, बिहार का जुड़ जाए तो और अच्छा है। जैसे मान लीजिए कि इसमें आत्मनिर्भर भारत जुड़ सकता है, बिहार में जनजीवन जो हरियाली है वो जोड़ सकते हैं आप, है ना, भारत के संदर्भ में मेक इन इंडिया आप जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप हो जाएगा। फिर कोट्स वगैरह को भी आप जरूर दीजिए, मतलब कोट देना बहुत जरूरी। जैसे स्वामी विवेकानंद को देख लीजिए, गांधी का दे सकते हैं, है ना, गीता का आप दे सकते हैं। उसके बाद तो इस तरीके से आप निबंध लिखिए। अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हुए आपको लिखना है। आलोचनात्मक थोड़ा आपका वो टेंडेंसी दिखनी चाहिए कि हाँ आप इस पे कुछ आलोचना भी कर सकते हैं। कुछ अगर आपको लगे कि डेटा देना चाहिए, कुछ रिपोर्ट देना चाहिए, कुछ डायग्राम बनाना चाहिए, कुछ फ्लो चार्ट बनाना चाहिए, तो आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें तो निबंध को लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो एक भूमिका दी हुई है कि गोदी में लड़िका भर गांव ढिंढोरा। तो यह एक प्रसिद्ध कहावत है। क्योंकि मुझे नहीं पता है कि भोजपुरी है या मैथिली है, तो मैंने इसमें ये उल्लेख नहीं किया है कि ये भोजपुरी है या मैथिली। अगर आपको 100% पता हो तभी कीजिएगा, अदरवाइज ऐसा ही लिख दीजिएगा कि यह एक प्रसिद्ध कहावत है जो बिहार में खूब बोली जाती है, जिसका अर्थ है जो वस्तु, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वस्तु भी हो सकता है, या कुछ हो सकता है कि आ, विचार ही हो, है ना, या हो सकता है कि कुछ इसमें कोई व्यक्ति ही हो, ऐसा कई बार होता है। तो हमारे पास जो है उससे ढूंढने के लिए हम पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं। शोर का यहाँ पे उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि ये जो ढिंढोरा है, तो ढिंढोरा का तात्पर्य होगा कि शोर करके तलाशना या ढोल बजाते रहना। तो जो वस्तु पहले से हमारे पास है उसे ढूंढने के लिए हम पूरी दुनिया में शोर मचाते हैं। अर्थात जिस चीज की हमें तलाश है वह बहुत करीब होने के पास भी हम उसे पहचान नहीं पाते और उसे दूर दूर तक ढूंढते रहते हैं। और यह कहावत हमें सिखाती है कि कभी कभी हम जिन चीजों की तलाश बाहर करते हैं वो हमारे बहुत करीब होती है, परंतु ध्यान नहीं देने के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कई बार हमारे साथ ऐसी घटना घटित होती है कि जिससे मान लीजिए मैं ही हूँ, चश्मा कई बार सिर पे लगा लिया, ठीक है, और ढूंढ रहा हूँ कि चश्मा है कहाँ पे, बेड पे, अलमारी पे, है ना, तो कहीं दिख नहीं रहा है। बाद में पता चलता है कि वो हमारे सिर पे ही चश्मा लटका हुआ है, और इसलिए मैंने खूब शोर शराबी, हालांकि करता नहीं हूँ, क्योंकि उदाहरण से मैं समझा रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, ना कभी हुआ है आज तक। तो ये हो सकता है। कई बार ऐसा आप लोग देखते हो कि बहुत सारी चीजें जैसे
फीमेल को देखिए, उनके पर्स में ही मोबाइल होता है, लेकिन वो ढोल फिर क्या बोल देते हैं, हाँ, इसको ढिंडोरा पीटना शुरू कर दें कि वो मोबाइल है कहाँ, गायब तो हो गया नहीं, भूल तो गया नहीं, है ना। तो ये बातें अक्सर दिखाई देती है। तो यही इस संदर्भ में जिक्र होता है कि गोदी में लड़ी का भर गांव ढिंढोरा, यानी कि जो हमारे पास है उसको हम लोग शोर करके ढूंढना शुरू कर देते हैं, या उसे अनदेखा करके हम लोग बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। तो यह मुहावरा क्या है कि उस स्थिति को दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने पास मौजूद संसाधन, ठीक है, किसी भी प्रकार का संसाधन हो सकता है, संसाधन, व्यक्ति या समाधान को नजरअंदाज कर देता है और उसे बाहर दूर तक शोर मचा करके तलाशने की व्यर्थ कोशिश करता है ना। तो ये आप देखिए। अब इसी को अगर हम ब्रेकडाउन में देखें तो गोदी में लड़का यानी कि जो हमारे पास है, और भर गांव ढिंढोरा यानी कि उसको हम लोग दूर दूर तक ढूंढना शुरू कर देते हैं, है ना। तो यही होता है। अब देखिए, इसमें आप लोग इसको भावार्थ अच्छे से लिख दीजिएगा कि अक्सर हमें अपनी समस्याओं का हल सुख, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, अच्छे से लिखिएगा, सुख या जरूरी वस्तु बाहर ढूंढने के बजाय पहले अपने पास देखना चाहिए। यह कहावत ध्यान, आत्मचिंतन और सजगता का संदेश देती है। कई बार हमारी जरूरत की चीज हमारे पास होती है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं और बेवजह दुनिया में भटकते हैं। तो इस मुहावरे का भाव यही हो गया कि लोग अक्सर अपनी समस्याओं का हल अपने पास नहीं देखते हैं और उसे दूर तलाशने की कोशिश करते हैं, या मानवीय भूल करते हैं। यह मानवीय स्वभाव उस कमजोरी को उजागर करता है जहां जो पास जो यानी कि हम जो पास हैं उसकी कीमत नहीं समझते, मतलब हमारे पास जो कुछ भी उसकी कीमत नहीं समझते हैं, और अनावश्यक रूप से हम इसमें जटिलताएं बढ़ाते हैं। और यह एक तरीके से मूर्खता या अज्ञानता का ही प्रतीक है ना। तो इस बात को आप लिखिएगा भावार्थ बता करके। अब जैसे मान लीजिए कि अगर इसको उदाहरण से इसको और मजबूत करना होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हुआ है, जैसे भारत सरकार के संदर्भ में देखें तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, वीजा। आप लोगों ने पेपाल का नाम सुना होगा, पेपाल, है ना, या मास्टर कार्ड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल वाला। तो जो सरकार आई थी, तो वो दरअसल शुरू में क्या की कि पहले होता ना कि हम अपने स्थानीय चीज़ों को छोड़ दें या देश की चीज़ों को छोड़ दें और बाहरी चीज़ों को हम ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो हुआ ये था कि जो सरकार है वो अलग अलग, जैसे वीज़ा हो गई, अलग अलग कंपनियों को ऑफर देने लगी कि भारत में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया जाए। लेकिन अपने यहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि ये आज वो सब पीछे छूट गया है, यूपीआई बहुत आगे निकल गया है। तो लगभग आप कह सकते हैं तो 14-15 की ये बात रही थी। तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी पर विचार किया था, लेकिन बाद में पता चला कि अपने ही यहाँ एक क्या है, एनपीसीआई, यानी कि नेशनल पेमेंट भुगतान निगम। तो आप देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, मैं भूल गया। तो इसका हिंदी है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो इसके पास पहले ही यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस विकसित करने की क्षमता थी, लेकिन सरकार अपना न देख करके बाहर देखना शुरू की थी, है ना। लेकिन पता चल गया तो यूपीआई लॉन्च किया, और जैसे ही एनपीसीआई यूपीआई लॉन्च की है तो उसके बाद यह बहुत ही तेजी से, बहुत फास्ट तरीके से और बहुत सुरक्षित, बहुत कम लागत वाला यह समाधान साबित हुआ था। और आज भारत का डिजिटल भुगतान की तंत्र, ये जो यूपीआई का है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावी है, और कई देश इसको अपनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये यूपीआई का आप लोगों ने अर्थ देखा है। तो ठीक इसी तरीके से अगर आपको बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो जो जल जीवन मिशन था ना, या नहीं, जल जीवन हरियाली मिशन था, हाँ। तो बिहार सरकार, हाँ, जैसे मान लीजिए कि बिहार में क्या समस्या थी, बाढ़ और सूखे की समस्या थी, ठीक है। तो बाढ़ और सूखे की समस्या बिहार में एक गंभीर समस्या रही है, और शुरू से रही है। लेकिन 2010 के बाद आप लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं को बिहार सरकार हायर की और इस पे करोड़ों रुपया खर्च कर दी। बिहार सरकार करोड़ों रुपए खर्ची, लेकिन बाद में मालूम चला, एक व्यक्ति थे बिहार में जिसको शायद जल पुरुष या ऐसे ही कुछ कहा गया था, जिनका नाम राजेंद्र सिंह था। तो वो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि अपने यहाँ जो अहर आहर बोलते हैं, आहर पैन, पैन आप लोगों ने देखा होगा, जहानाबाद वाले इलाके में जो नहर है उसको पैन बोलते हैं। तो आहर आहर पैन योजना या प्रणाली कह सकते हैं, सिस्टम, योजना, सिस्टम इसका हिंदी हो जाएगा प्रणाली।
तो आहार पइन जो प्रणाली है वो दरअसल बिहार के संदर्भ में बहुत कारगर रहेगी, तो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया। और उसके बाद बिहार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन को लागू किया, और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि बिहार में वृक्षा क्या बोलते हैं उसको, वृक्षावरण, सॉरी, जो वृक्षों का आवरण रहा था। जैसे हम लोग पेटी में तो पढ़ते ही नहीं है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा वृक्षों का आवरण है, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार और प्रतिशत के अनुसार। तो बिहार में वृक्षों का जो आवरण है, मुख्यमंत्री का जो डेटा रहा है कि हम आप 15% पहुंचा देंगे, 7.5 से पार हो गया, आप लोग एग्जैक्ट डेटा देख लेंगे, ठीक है। तो अपने यहाँ के हम लोगों ने लोकल लेवल पर लागू किया वो जल जीवन हरियाली अभियान, ठीक है। इसको आप उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। बिहार सरकार की जीविका, है ना, जीविका बहुत कारगर रही है, तो आप जीविका के रूप में भी देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कई लोग नहीं ढिंडोरा पीटते हैं कि बाहर में हम इलाज करा लेंगे, लेकिन उसका मालूम चलता है कि वो जो इलाज है वो बिहार में पीएमसीएच में ही है। वैसे ही हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा किसी ड्राई फ्रूट्स पे बिलीव करना शुरू कर देते हैं, और अपने ही यहाँ जो मखाना है वो एक सुपर फूड के रूप में मौजूद है। तो इस तरीके से आप इन सब का उदाहरण दे सकते हैं। तो उसको उदाहरण के रूप में आप बहुत अच्छे से दीजिएगा, और देना भी चाहिए, क्योंकि बिहार के संदर्भ में आपको लिखना भी है, तो जरूर से लिखिएगा। जीविका बहुत ही प्रासंगिक है इसमें लिखना। इसके अलावे अगर हम देखें तो उसके बाद देखें तो और भी कहावत को बढ़ा सकता है कि इस कहावत का जो मूल भाव है आत्मबोध है, सेल्फ रियलाइजेशन है, और आत्मचिंतन की प्रेरणा देता है। और ग्रीक दार्शनिक सुकरात ने कहा था कि नो दाई सेल्फ, यानी कि स्वयं को जानो। भारत में वास्तव में जब हम स्वयं को जानने की यात्रा पर निकलते हैं तो पाते हैं कि जिन उत्तरों को हम बाहर खोज रहे थे वो सब भीतर ही है। कई बार नहीं होता है कि जैसे लोग कहते हैं कि हम चलते हैं वहां दर्शन कर करके आते हैं, और पता चलता है कि ईश्वर अपने ही शरीर में या आत्मा में मौजूद है ना। तो ये यही होता है कि जो चीज़ हमारे भीतर मौजूद है उसको हम अनदेखा करते हैं, और दूर होने का ढोल पीटना शुरू कर देते हैं। तो बहुत अच्छे से इसको आप लिख सकते हैं। गोदी में लड़िका भर गांव ढिंढोरा केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि सामूहिक चेतना और व्यवस्था के हर स्तर, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पर लागू हो, तो इसको बढ़ा दीजिएगा। एक अच्छा मैंने टर्म आपको दिया है। इस कहावत का जो मैसेज है, अगर आप ऐसे पॉइंट में लिखेंगे ना तो ये दिखेगा। केवल सिर्फ पैराग्राफ मत लिखिए, कुछ कुछ कहीं कहीं पॉइंट में डाल दिए ताकि लगे कि आपने कुछ एक्स्ट्रा प्रयोग किया है और नंबर बढ़ सके। तो इस कहावत का जो मैसेज है वो अपनी जड़ों को, ये आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना है, ये आप जब पूरा व्याख्या कर देंगे तो लास्ट में लिखने की कोशिश कीजिएगा, निष्कर्ष से पहले, ताकि लगे कि आपने उतनी व्याख्या करने के बाद उसका सार भी लिखा है। तो इस कहावत का मैसेज है कि अपनी जड़ों को पहचानिए, अपने भीतर झांकिए, अपने आप को पहचानिए। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भरता, आप आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण दीजिएगा। कई बार हम लोग ये गलत फहमी पाल लेते हैं कि कोई सामान अगर रसिया का बना हुआ है, अमेरिका का बना हुआ है, तो वो ज़्यादा कारगर होगा बजाय कि अपने देश में, जबकि आप लोग इसके इसके संदर्भ में आप इसरो का उदाहरण दे सकते हैं। तो आत्मनिर्भरता, हाँ, मेक इन इंडिया का आप उदाहरण दे सकते हैं। वोकल फॉर लोकल का जो उदाहरण है उसको भी आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो इन सबको लिखिएगा। आत्मनिर्भरता, स्थानीयता और आत्मबल को महत्व दो, बाहरी दिखावा से ज्यादा आंतरिक सच्चाई को समझो। अब आपको, चूंकि ये तो मैंने आपके लिए लिखा है, आप लोग क्या कीजिएगा कि इसमें लिख दीजिएगा कि अपनी जड़ों को पहचानना चाहिए। ऐसा ना लगे आप ऐसा ना लगे कि आप एग्जामिनर को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता, स्थानीयता और आत्मबल को महत्व देना चाहिए, बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक सच्चाई को समझना चाहिए, है ना। तो ये सब आप लोग लिखेंगे। उसके बाद व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब बता दीजिएगा। उसके बाद क्या है कि निष्कर्ष आपको लिख देना है। ये आप पीडीएफ ले लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। इसको ले लीजिएगा, इसको पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो का जो लेंथ है वो लंबा होने लगा है, तो मैं जल्दी से इसको पूरा कर दूं। 10 मिनट से ज़्यादा हो गया। प्रासंगिकता बताने के बाद एक निष्कर्ष डाल दिया कि गोदी में लड़का भर गांव ढिंढोरा केवल एक कहावत नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया में समाधान ढूंढने के बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए। आत्मज्ञान, संतोष, प्रेम और समाधान सब हमारे पास है, बस उन्हें पहचानने की दृष्टि होनी चाहिए। यह कहावत हमें सजगता, ध्यान, आत्मनिरीक्षण की ओर प्रेरित करती है। जीवन की समस्याओं का हल हमारे पास होता है, छिपा होता है। और ये सब करके एंड कर देंगे, और लास्ट में आप चाहे तो किसी का भी कोट दे करके एंड कर सकते हैं, चाहे वो गीता का आप दे दें, चाहे वो विवेकानंद का दे दें। विवेकानंद को दे सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो उनका कोई कोट भी आपको लगे तो आप उसको जरूर से डाल सकते हैं। तो मिला जुला करके इसी तरीके से आप इस आंसर को लिखने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि आप मेरे मेरे द्वारा बताए जाने के बाद और अच्छे से निबंध लिख दें, तो लिखने का जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना।
लिख करके दिखाइएगा। थैंक यू। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन भी कर लेंगे।